चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये कोई आम सफर नहीं है, ये सफर है सत्ता का। दिल्ली के ऊंचे गलियारों से निकलकर सीधा भारत के लाखों गांवों के मिट्टी तक। जी हाँ, ये कहानी है पंचायती राज की, उस असली लोकतंत्र की जो हमारे गांवों में सांस लेता है। अच्छा, इस पूरी सोच के दिल में पता है क्या है? महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सपना, ग्राम स्वराज। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, किसी पर निर्भर नहीं। अपने स्कूल, अपनी सड़कें, अपने तालाब, सारे फैसले खुद लें। मतलब एक छोटा सा, खुद में पूरा एक गणराज्य। बस यही तो था वो सपना। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतना खूबसूरत सपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी, एक हकीकत कैसे बना? चलिए इस रोमांचक कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी आत्मा तक पहुंचना होगा। आखिर ये जो पंचायती राज है, इसके पीछे का मेन आइडिया, इसका मूल दर्शन है क्या? देखिए, इसका सिद्धांत ना बहुत ही सरल और उतना ही पावरफुल है। सच्चा लोकतंत्र वो नहीं जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, बल्कि वो है जो नीचे से जड़ों से ऊपर की ओर पनपे। यानी जब ताकत एक जगह सिमट कर ना रहे, बल्कि गांव के आम लोगों के हाथों में हो। और जानते हैं, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस सपने को आर्टिकल 40 में एक वादे की तरह सहेज कर रखा। लेकिन एक विचार को कानून की शक्ल लेने में एक लंबा और काफी मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ा। तो चलिए उस ऐतिहासिक सफर पे एक नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में भारत में लोकल गवर्नेंस की पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, वैदिक काल में सभा और समिति जैसी सेल्फ गवर्नेंस संस्थाएं थीं। मध्यकाल में भी गांव का एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पर ही चलता था। लेकिन फिर आया ब्रिटिश राज, और गांव की ये आज़ादी, ये स्वायत्तता धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आज़ादी के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसे फिर से जिंदा करने की सिफारिश की, और फिर आखिरकार 1992 में वो ऐतिहासिक पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ पे वो बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ प्राचीन भारत, जहां गांव किसी राजा के दखल से आजाद थे, अपनी परंपराओं के हिसाब से चलते थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन, जिसने इस ताकत को छीन लिया और पंचायतों को एकदम कमजोर बना दिया। बस इसी खोई हुई शक्ति को वापस लाने के लिए एक संवैधानिक क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति आई 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में। एक ऐसा संशोधन जिसने पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक शक्ति दी और एक मजबूत ढांचा भी। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा गेम चेंजर था। इस संशोधन ने क्या किया? इसने पंचायतों को राज्यों की मर्जी पर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें एक संवैधानिक अधिकार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। मतलब अब ये कोई ऑप्शन नहीं था, ये लोकतंत्र का एक कंपल्सरी हिस्सा था। ये थी असली क्रांति। तो सवाल है कि इस सिस्टम काम कैसे करता है? इसे 3 लेवल्स या 3 स्तरों पर बांटा गया ताकि गवर्नेंस जमीन तक पहुंच सके। सबसे नीचे गांवों के लिए है ग्राम पंचायत, फिर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर पूरे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए है जिला परिषद। अब ये सिर्फ एक खाली ढांचा नहीं था, इसे असली पावर भी दी गई थी, जैसे कि हर 5 साल में डायरेक्ट इलेक्शन, ताकि नेता सीधे जनता के प्रति अकाउंटेबल हों। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और हाँ, सबसे क्रांतिकारी कदम, समाज के वो वर्ग जो पीछे रह गए थे, यानी एससीज और एसटीज, और साथ ही महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ताकि सत्ता में हर किसी की आवाज हो, कोई भी पीछे न छूटे। तो चलिए अब कानून की किताबों से बाहर निकलकर देखते हैं कि इसका जमीन पर असल में क्या असर हुआ। खासकर महिला सशक्तिकरण और आदिवासी इलाकों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, उन पर नजर डालते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का रिजर्वेशन, ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने रातों रात लाखों महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर सीधे पंचायत के फैसलों वाली कुर्सी पर बिठा दिया। जरा सोचिए, पहली बार उन्हें अपने पूरे गांव का भविष्य तय करने का हक मिला था। और पता है क्या हुआ? जब महिलाएं पावर में आईं, गांव की प्रायोरिटीज ही बदल गईं। अब बातें सिर्फ सड़कों और नालियों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, अब स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, हेल्थ सेंटर्स की जरूरत और गांव में साफ सफाई जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाने लगा। और इसी ने धीरे धीरे ग्रामीण भारत का चेहरा बदलना शुरू कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। उन आदिवासी इलाकों का क्या, जिनकी अपनी सदियों पुरानी परंपराएं और शासन के तरीके थे? क्या ये नया कानून उन पर थोप दिया जाएगा? नहीं,
इसी सवाल का जवाब बनकर आया 1996 का पेसा यानी PSA कानून। इसका मकसद भी स्वशासन ही था, लेकिन आदिवासी समुदायों की परंपराओं और अधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए। इस पेसा कानून की आत्मा बसती है ग्राम सभा में, और इसे सिर्फ एक मीटिंग समझने की गलती मत कीजिएगा। ये गांव की अपनी संसद है, एक इतनी पावरफुल बॉडी जिसे अपने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। पेसा ने ग्राम सभा को जो शक्तियां दी हैं वो सच में जबरदस्त है। अब गांव की मर्जी के बिना कोई डेवलपमेंट प्लान पास नहीं हो सकता। जंगल के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स पर पूरे समुदाय का हक है, कोई भी उनकी जमीन उनसे छीन नहीं सकता। अरे गांव के बाजारों से लेकर आपसी झगड़े सुलझाने तक हर फैसले का अधिकार अब ग्राम सभा के ही पास है। तो चलिए अब कहानी को सीधा आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि कैसी टेक्नोलॉजी ग्रामीण गवर्नेंस का चेहरा बदल रही है। आज की पंचायतें टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपना रही हैं। जैसे ग्राम स्वराज पोर्टल है, इस पर गांव का सारा हिसाब किताब ऑनलाइन है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। फिर है स्वामित्व योजना, जो ड्रोन की मदद से लोगों को उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है। इससे जमीनी झगड़े खत्म हो रहे हैं। और तो और अब तो AI का इस्तेमाल करके ग्राम सभा की मीटिंग के मिनट्स तक तैयार किए जा रहे हैं। तो इन सारे डिजिटल रिफॉर्म्स का मकसद बिल्कुल साफ है, गवर्नेंस में और ज़्यादा क्लैरिटी लाना, एडमिनिस्ट्रेशन को और प्रोडक्टिव बनाना और 21वीं सदी के लिए लोकतंत्र की जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत करना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या टेक्नोलॉजी की ये ताकत गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को सचमुच भारत के हर आखिरी गांव तक पहुंचा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा